हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आगरा यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स चल रहे हैं और आज मैं बात करने वाला हूं आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर की आंसर की को लेके। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको उस आंसर की से पहले जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। तो गाइस सभी को मालूम है कि एग्जाम जो है वो आपका BD 201, जिसको जो सब्जेक्ट है आपका नॉलेज एंड करिकुलम का आपका एग्जाम था। क्वेश्चन की जो अगर बात करता हूँ तो क्वेश्चन उन्होंने कहाँ से उठा के पढ़े, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन जो है ये कह सकते हैं बीएड जो फर्स्ट ईयर है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है वहां से काफी सारे भर दिए उन्होंने। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें आप सभी को मालूम है। बाकी जो क्वेश्चंस मेरे को यहाँ पे मिल गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का ए सेट है, बाकी अपने अकॉर्डिंग चीजों को देख लीजिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं, और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ साथ जो गाइस आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, ठीक है, उन सभी की काफी सारी वीडियोस जो है वो आपकी यूट्यूब चैनल पे ऑल्सो अवेलेबल है। और आप सभी से कहेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अच्छे से देख कर जाइएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकंड ईयर को। सेकंड ईयर वालों के लिए बता दूं कि बीएड फर्स्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां से काफी सारे क्वेश्चन भी बने हैं। ठीक है, तो अगर टाइम हो तो उनको भी एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो आप सभी के सामने है, और फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है तो उसको थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। तो ये परिभाषा है। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चंस जो हैं, इस ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपके कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जो बीएड फर्स्ट ईयर का वहां से चीजों को उठा के यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा कौन सा, प्रोफेसर रुसेल, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बात करिए श्री भगवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया। तो ये सभी को मालूम होना चाहिए, तो 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। थर्ड की बात करते हैं। इसमें कहा गया किसने कहा है कि जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी होने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो है आपका सुकरात के अकॉर्डिंग कहा गया है। ठीक है, थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि और अच्छे से यहाँ पे सारी चीजें आ जाए। ब्लू लेके देखते हैं, ब्लू में उतना मजा नहीं, रेड ले लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन, ज्ञान के स्रोत हैं। तो ज्ञान के कौन कौन से स्रोत हैं ये पूछा गया। तो इंद्रियां हैं, तर्क शक्ति है, अंत प्रज्ञा है, उपयुक्त सभी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करता हूँ तो इसका उपयुक्त सभी हो सकता है, बट जो अगर इनके अकॉर्डिंग पूछा है तो तर्क बुद्धि सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, ज्ञान के स्रोत हैं तो इंद्रियों से भी आप ज्ञान को ले सकते हैं, तर्क बुद्धि और अंत प्रज्ञ यानी कि इंट्यूशन जो आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी भी हो सकता है, बाकी यूनिवर्सिटी जो है वो किसको सही करती है, बाकी सी भी यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या राइट ऑप्शन है तो बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं 5 की, जिसने बात करी BS ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया है। तो वर्गीकरण किया ये पूछा गया है, तो कब किया गया, तो ध्यान रखिए 1956 में वर्गीकरण किया गया, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 6, निम्न में से कौन सा ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का प्रकार नहीं है। क्या कहा गया, विशिष्ट ज्ञान का प्रकार नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका डायरेक्ट मेथड जो है यानी कि प्रत्यक्ष विधि, ये जो है आपका नहीं है, बाकी सारे के सारे आपके हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 7, जिसमें बात करिए पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। यह परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा आपकी एनन की है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट पूछा गया उपनिषद में विज्ञा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उपनिषद में विज्ञा के स्थान पर ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नॉलेज जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9th की बात करते हैं, इसमें कहा गया किसने कहा है कि कौशल एक प्रकार का कार्य है जिसमें विशेष प्रकार के प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में जो है वो डाउट में लग रहा है। ठीक है, बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी जो अगर मैं जानना चाहूंगा तो मैं इसमें आपके जॉइंट ड्यूबी के अकॉर्डिंग जाऊंगा, यानी कि सी ऑप्शन जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 10th, निगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। थोड़ा सा चीजों को और जूम कर देते हैं ताकि और सारी चीजें स्पष्ट हो जाएं। निगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है तो विशिष्ट से समान की ओर, समान से विशिष्ट की ओर और नियम से उदाहरण की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन की जो बात करता हूँ सामान्य से विशिष्ट की ओर हम जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 11th, और 11th पूछा गया ज्ञान से संबंधित संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत दिया। तो किसने दिया, तो सभी को मालूम होगा ये आपका अरस्तु ने दिया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट।
12th की बात करते हैं, इसमें कहा गया निम्न में से कौन सा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता। भावात्मक कौन सा नहीं आता ये पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा इसमें राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विश्लेषण। बाकी कुछ चीजें जो है मेरे को इसमें ए वाला ऑप्शन भी लग रहा है, ठीक है, बट दोनों में से बेस्ट प्रेफर करूंगा तो डी करूंगा। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कमेंट करिए, बताइएगा। 13th की बात करते हैं, इसमें बात करी गई है क्या, किसने कहा है संस्कृत मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है। तो यह जो है ध्यान रखिएगा अरविंद, श्री अरविंद जी के अकॉर्डिंग है। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। 14th की बात करते हैं, और 14th में हमसे पूछा गया है पाठचर्या का अर्थ है। तो पाठचर्या का अर्थ है की बात करिए, मानसिक शक्तियों का विकास, दौड़ का मैदान, शारीरिक शक्तियों का विकास और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा पाठचर्या यानी कि करिकुलम की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो करिकुलम का मीनिंग क्या है ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो करिकुलम का मीनिंग होता है रेस ऑफ कोर्सेस, ठीक है, यानी कि दौड़ का मैदान। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15th, किसने कहा है शिक्षक इतिहास का निर्माता है, वह मार्गदर्शन करने वाले प्रकाश हैं, राष्ट्र का निर्माता है तथा मनुष्यता के भविष्य का अभिभावक है। तो यह आपका कोठारी आयोग द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट बात करते हैं 16th पूछा गया था पाठचर्या के उद्देश्य के निर्धारण का आधार नहीं है, कौन सा आधार नहीं है ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आदेशों की एकता का सिद्धांत, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मुदालियर आयोग का दूसरा नाम क्या है। तो ध्यान रखिए मुदालियर आयोग का दूसरा नाम जो है आपका वो माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं और 18 जिसने बात करी कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ। तो कोठारी कमीशन गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19th, और 19 में कहा गया पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, तो देखिए इसमें कोर पाठ्यक्रम भी हो सकता है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम भी हो सकता है, ठीक है, बट डी पे जाते हैं, डी ज्यादा बेस्ट लग रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कमेंट करके बता सकते हैं। 20 करते हैं पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत। तो पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत ये सारे के सारे हैं, एकता का सिद्धांत भी, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत भी, आवश्यकता का सिद्धांत भी, उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके, 21 की बात करते हैं पाठचर्या परिकल्पना के स्रोत है, समाज विज्ञान, शाश्वत अद्वैत सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे ही आपका, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं और 22 जिसमें बात करिए निम्न में से कौन सा पाठचर्या का आधार नहीं है, कौन सा आधार नहीं है। तो देखिएगा दार्शनिक आधार है, सांस्कृतिक आधार भी है, सामाजिक आधार भी है, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक आधार नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 23rd जिसमें बात करिए संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया। ध्यान रखिए 14 जुलाई 2004 को बुलाया था, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं जिसमें बात करी गई है आई के डेविस ने अपनी पुस्तक मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग में वर्णन किया है। तो शिक्षण आदि एवं प्रबंध का या टीचिंग लर्निंग मेथड का, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं और 25th इसमें कहा गया शिक्षा के सकारात्मक साधन नहीं है, कौन सा सकारात्मक साधन नहीं है, ठीक है। तो पृष्ठ पोषण है, पुरस्कार भी है, विप्रेरणा भी है, दंड जो है वो सकारात्मक साधन नहीं है, और आप सभी को मालूम चाहिए बच्चों को दंड तो देना ही नहीं है। 26 की बात करते हैं दंड का उद्देश्य होता है। तो दंड का क्या क्या उद्देश्य होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक, अवरोधात्मक, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 27 की बात करते हैं, इसमें कहा गया निम्न में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक सकारात्मक वातावरण। तो आत्म अनुशासन होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, विश्वास बिलीव और सम्मान रेस्पेक्ट भी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 28 रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं। तो रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत जो है जिसमें प्रकृति, मनुष्य और वस्तु तीनों चीजें आएंगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। 29 कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत कथन ये पूछा गया। तो सीखना सक्रिय है, सीखना चिंतनशील है, सीखना का निर्माण किया जा सकता है, और ऑप्शन डी सीखना कोई जीवन प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 30 जिसमें बात करिए प्राकृतिकवाद
के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो प्राकृतिकवाद के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है, वो निर्देशक होती है, यानी कि डायरेक्टर की भूमिका होती है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ए भी लग रहा है, पथ प्रदर्शन भी, बट दोनों से अकॉर्डिंग जो अगर मैं जाना चाहूंगा तो मैं डी पे ज़्यादा फोकस करूंगा, डी पे ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, 31st की बात करते हैं, और 31st में हमसे क्या पूछा गया, थोड़ा सा से छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन हमें यहाँ विजुअल हो जाए। और इसी के साथ गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी को मालूम है कि जो आपका सेकंड पेपर है BD 201, ठीक है, वो उसका प्रीवियस ईयर जो है वो मैंने डाल दिया है, तो उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा कि वहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ज़्यादा नहीं मैं कर सकता हूँ तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाते हैं। चलिए, कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य है, तो कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य कौन कौन सा है? ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु विश्वविद्यालय सुधार, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार, प्राथमिक शिक्षा में सुधार, इनमें से कोई नहीं। तो कोठारी आयोग का गठन का उद्देश्य के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ऑप्शन ए भी लग रहा है और ऑप्शन सी भी लग रहा है। दोनों में से जो अगर बात करते हैं तो थोड़ा बेस्ट प्रीफर जो अगर बात करता हूँ तो मैं सी को यहाँ पे देना चाहूंगा, प्राथमिक शिक्षा में सुधार, सी। 31st की बात करते हैं, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, नहीं है ये पूछा गया है। तो आत्मानुभूति हो सकती है और अध्यात्म चेतना भी हो सकती है यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो है बी ऑप्शन पे जाते हैं, बी ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है। 32 की बात या 33 की बात करते हैं, इसमें बात करेगी शिक्षा एक त्रिध्रुवी मॉडल किसने दिया। तो शिक्षा का त्रिध्रुवी मॉडल जो है वो किसने दिया था, तो ये सभी को मालूम होना चाहिए, जॉन ड्यूवी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 34, इसमें बात करिए भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे, तो विलियम हंट थे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 36 35 की बात करते हैं, इसमें बात करिए कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर को कितने भागों में विभाजित किया, तो इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 36, जिसमें बात करिए निम्न में से कौन सा एनसीईआरटी का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है, तो लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास नहीं, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाकी सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के कार्य हैं। किसने कहा है आधुनिक प्रगति उच्चति की और संपन्न तथा अनुकूलन के तात्पर्य से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था ही है, तो यह आपका सी और डी, यानी कि डेनियल लर्नर और टालर, इन दोनों में से कंफ्यूजन है, बट इसमें जाते हैं तो सी पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बाकी आप बताइएगा आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, 38 की बात करें, इसमें आती है निम्न में से कौन सा आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है, तो नहीं, यानी कि संस्कृत का स्थानांतरण नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन, बाकी सारे के सारे हैं। 39 की बात करते हैं, प्रौढ़ शिक्षा एक उदाहरण है, तो प्रौढ़ शिक्षा जो है आपकी वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोल देते हैं, यानी कि निरौपचारिक शिक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो अगर मैं बात करूंगा तो मैं इसमें ए पे जाना चाहूंगा, 39 का ए राइट हो जाएगा। 40 की बात करते हैं, विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है, लिपिक होता है, शिक्षक होता है, प्रधानाचार्य होता है, प्रबंधक होता है। तो ध्यान रखिए, इसमें आप सभी के काफी सारे डाउट्स होंगे, कुछ लोग प्रधानाचार्य लगाकर आए होंगे, कुछ लोग शिक्षक लगा होंगे, ठीक है, और प्रबंधक भी लगाकर आए। तो देखिए, प्रबंधक तो होगा, प्रधानाचार्य और शिक्षक मेनली विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है। तो विद्यालय की बात करिए, यानी कि स्कूल की बात करिए, तो स्कूल का केंद्र बिंदु जो है वो आपका प्रधानाचार्य होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे कक्षा की बात करते हैं, विद्यालय की जगह यहाँ पे कक्षा लिखा था, कक्षा का केंद्र बिंदु, तो कक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं 41, जिसमें बात करिए निम्न में से कौन सा शिक्षा के व्यवसायीकरण का कारण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कुटीर उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे के सारे तो व्यवसायीकरण का कारण ए नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट में कहा गया 42 में, संगठन के परंपरागत सिद्धांत हैं, तो संगठन के परंपरागत सिद्धांत, उद्देश्यों का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, उपयुक्त सभी, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 43, जिसमें बात करिए निम्न में से कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, तो निर्देशात्मक प्रशासन नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 44, पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक इसे प्राप्त करने में मदद करता है, तो किसको प्राप्त करने में मदद करता है, तो ध्यान रखिएगा
ऑप्शन यहाँ पे ए शिक्षा, ऑप्शन सी उद्देश्य। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं इसमें ए पे जाऊंगा, शिक्षा के ऊपर। ठीक है, 44 के अंदर 45 आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, राइट आंसर बताइएगा। बाकी उसको एक बार जितने भी क्वेश्चंस लगेंगे तो उनको एक बार फिर से वेरीफाई करेंगे कि क्या है एक्चुअली में। संगठनात्मक वातावरण के निर्धारण तत्व है, तो कौन कौन से निर्धारक तत्व, तो संगठनात्मक नीतियां, प्रबंधक मूल्य और नेतृत्व शैली, ये सारे के सारे हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और 46 जिसमें कहा गया किसने कहा है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। चलिए, किसने कहा है संगठन एक सामाजिक समूह है जिसको समूह के कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोच समझकर गठित किया जाता है। तो यह आपका मेरे अकॉर्डिंग इसमें आप जाएंगे ऑप्शन ए पे, हेरोल्ड डब्ल्यू बर्कमैन। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप बताइएगा किसके अकॉर्डिंग ये क्या कथन है। 47 संस्कृत की दृष्टि से शिक्षा का प्रमुख कार्य है, तो संस्कृत की सुरक्षा करना भी, संस्कृत का संरक्षण करना भी है, संस्कृत का विकास करना भी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 के अंदर 48 की बात करते हैं, इस बात करी गई है अनुभवी सिद्धांत के जन्मदाता है, तो अनुभवी सिद्धांत के जन्मदाता जन्मदाता जो है वो आपके ऑप्शन डी जॉन ड्यूवी हैं। इन्होंने कब किया था, 17वीं शताब्दी में 1632 से 1704 के बीच में किया गया है। 49 की बात करते हैं, ज्ञान मीमांसा का संबंध है, तो ध्यान रखिए ज्ञान मीमांसा का संबंध आपका दर्शन से है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 50 की बात करते हैं, शिक्षण के स्तर हैं, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं इसको। शिक्षण के स्तर हैं स्मृति, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, कुछ सभी, तो ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 51 जिसमें बात करिए न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अगर ऑप्शन सेकंड सही करते हैं तो मूल तत्व नहीं, मूल उसमें पूछा जाता है प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तत्वों की बात करी गई, तो तत्वों के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होना चाहिए चार। चार तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं सी ऑप्शन लगा सकता हूँ। चार कौन कौन से तत्व हैं, तो तत्व के बारे में बता दूं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है और शब्द, ये चारों को चारे न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व है, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या होगा उसे बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 52, हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों को बल प्रदान करते हैं, हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों को बल प्रदान करते हैं, तो व्यक्तित्व उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या व्यक्तित्व और सामाजिक दोनों, तो दोनों ही उद्देश्य होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, यानी कि व्यक्तित्व और सामाजिक दोनों। नेक्स्ट आते हैं 53, कहा गया है किसने कहा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, तो यह आपका प्लेटो के द्वारा कहा गया, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 53, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी निरीक्षण पद्धति यथार्थवाद की नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी सारे के सारे सत्य हैं। 55 में कहा गया शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व कितने हैं, तो देखिए शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व जो है गाइस वो एक ऑप्शन होगा, यानी कि जो ब्रह्मा है जिसको ही आत्मा बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट बात करी गई है त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, तो त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया था 1968 में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1968। नेक्स्ट आते हैं और 57 जिसमें बात करेगी विद्यालय वातावरण के प्रकार है, तो विद्यालय वातावरण के प्रकार है मुक्त वातावरण, स्वायत्त पूर्ण वातावरण, बंद वातावरण, उपयुक्त सभी, तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बाकी बात करते हैं एनसीएफ का पूरा नाम, तो देखिए ये जिसने प्रीवियस ईयर देखा होगा ना, तो उसको मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ प्रीवियस ईयर से ही मिल गए। तो एनसीएफ एनसीएफ का पूरा नाम जो है वो आपका होता है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। बाकी थोड़ा दिमाग लगाते तो आपको क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में ही काफी क्वेश्चन उसी में इसकी फुल फॉर्म आपको मिल जाती, तो ये तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। 58 का ए ऑप्शन राइट है। एनसीएफ 2005 की पाठचर्या को तैयार करने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, यानी कि 21 ग्रुप बनाए गए थे। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जाके देख सकते हैं और जो चैनल पे आपकी वीडियो बनी हुई है।
ये क्वेश्चन इजी था, पुराना करिकुलम पूछा गया है कि किस तरीके से एजुकेशन का। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा किसी या किस शिक्षा संरचना की घोषणा की गई? तो आपकी 10+2+3 के अकॉर्डिंग की गई थी, और जो नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग कौन सी है? 5+4+4 3, 5443, उसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है वो भी। नेक्स्ट बात करते हैं फिर 61, जिसमें बात करेगी राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, ये गठन आपका एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन री एग्जाम था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन था। तो जिसने वीडियो देखी होगी उसको हेल्प जरूर मिली होगी। नेक्स्ट बात करता हूँ 62, कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो देखिए, एकता का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत, इन दो में डाउट लग रहा है। ठीक है, बट मैं तो इसमें एकता के सिद्धांत के ऊपर जाऊंगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। ठीक है, तो 62 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। 63 में कहा गया है, किसने कहा है कि नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा ले जाने का साधन है? तो ये आपका पीटर ड्रैकर है, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसमें लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाकी ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन है, बेस्ट जो है वो मेरे को ए लग रहा है। 64 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, नेतृत्व का प्रकार नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट डेमोक्रेटिक लीडरशिप, तो ये तो है ही। ठीक है, संस्थात्मक नेतृत्व यानी कि इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, ये भी है। पॉपुलर लीडरशिप, और आपका आता है क्रियात्मक नेतृत्व। तो यहाँ पूछा गया था कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे सी और डी में कंफ्यूजन है। ठीक है, कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पे जो अगर बात करता हूँ तो मैं डी पे जाऊंगा, क्रियात्मक नेतृत्व। ठीक है, 65 की बात करते हैं, इसमें बात करिए निम्न में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो लेक ऑफ एलोक्वेंस या वाक पटुता का अभाव, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो नहीं है, बाकी सारे के सारे आपके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 65 का सी हो जाएगा। नेतृत्व के सिद्धांत, नेतृत्व के सिद्धांत की बात करिए तो ये सारे के सारे आपके नेतृत्व के सिद्धांत, यानी कि क्रियाशील संबंधों का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रक्रिया का सिद्धांत, उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 67, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तम स्वास्थ्य, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि साउंड हेल्थ। 68 की बात करते हैं, निम्न में से किसने कुशाल नेतृत्व के गुणों को 3 भागों में विभाजित किया? किसने विभाजित किया? तो इसका कंफर्म नहीं मिल पाया, तो उसका बताइए क्या होना चाहिए। 69 की बात करते हैं, जॉर्ज आर टेरी ने नेतृत्व का कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो इन्होंने 3 भागों में किया है, और 3 और 5 में डाउट है, लेकिन बेस्ट जो है आपका 3 लग रहा है। ठीक है, 69 70 की बात करते हैं, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत गुण भी है, आपका पर्सनल क्वालिटी भी है। ठीक है, व्यवहारिक कौशल भी है, आर्ट एंड इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करने की कला भी है, उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 71 जिसमें बात करिए अनुशासन का अर्थ है। तो अनुशासन की बात करिए, देखिए एक ऑप्शन अनुशासन, पहला ऑप्शन कहा है सीखना, दूसरा कहा है नियमों की सीमाओं में काम करना, दूसरा है आज्ञा पालन करना। तो अनुशासन की बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी हो सकता है, उपयुक्त सभी, लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन बी पे जाऊंगा, जिसमें बात करी नियमों की सीमाओं में काम करना। देखिए अनुशासन का अर्थ क्या है, अनुशासन की डेफिनेशन की बात करी, यानी कि क्या है इसकी डेफिनेशन? तो नियमों की सीमाओं में काम करना, यानी कि किसी भी काम को एक पर्टिकुलर सही ढंग से करना। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें बी लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 72 में कहा गया है, किसने कहा है कि नैतिकता अनिवार्य रूप से समाज से संबंधित होती है, परंतु प्राकृतिक परिणाम का अनुभव दूरदर्शिता की प्रवृत्ति स्वार्थ तक ही ले जाती है, सच्ची नैतिकता की ओर नहीं। तो यह जो है किसका है? तो टीपी एनएन जो है इसमें लग रहा है, बट कंफर्म नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता क्या होना चाहिए। ठीक है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग और जाना चाहेंगे तो मैं ऑप्शन ए पे जाऊंगा इसमें। ठीक है, 73 की बात करते हैं, इसमें बात करिए भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है। सुनने के लिए तो सभी का सही होना चाहिए, तो श्रव्य की बात करी गई, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा, श्रव्य सामग्री। ओके, नेक्स्ट आते हैं और 74, अनुभव की 3 क्रियाएं कौन सी हैं? तो 3 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है,
तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आपके ज्ञान, क्रिया और आपका अभिव्यक्ति, ठीक है। पहला ऑप्शन में कहा गया ज्ञान, अनुभूति, क्रिया। दूसरे में बात करिए ज्ञान, क्रिया, अभिव्यक्ति। तीसरे में बात करिए अनुभूति, अभिव्यक्ति और ज्ञान। तो बेस्ट जो है आपका इसमें सी ऑप्शन लग रहा है मेरे को, तो मैं जो है सी ऑप्शन पे आपके इसमें जाऊंगा। नेक्स्ट 75 की बात करते हैं। पाठचर्या नहीं होनी चाहिए, तो कैसे नहीं होनी चाहिए? देखिए, कठोर कोई भी चीज जो है ना वो कठोर नहीं होती है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, उनका विकास करना चाह रहे हैं, तो कठोर की तो बात ही नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 एनजीओ की बात करिए, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, गैर सरकारी संगठन। अब देखिए, जो आपके इस तरीके के क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में रिपीटेड होने के क्वेश्चन है। तो जो एग्जाम हुआ है, इनके अच्छे से क्वेश्चन को और आंसर्स को समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स में रिपीट हो जाएंगे। नेक्स्ट 77 की बात करते हैं। टेक्सोनॉमी किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो टेक्सोनॉमी जो है शैक्षिक सिद्धांत भी, तार्किक सिद्धांत भी है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और बता दो, कि मैंने बताया था कि जो लास्ट तक बना रहेगा वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक बेस्ट चीज आपको बताता हूँ, जो चीजों को एनालिसिस किया है, कि जो बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, आपके एग्जाम हुए हैं अभी या चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बीएड सेकेंड ईयर में एज इट इज डाल देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जो बीएड फर्स्ट ईयर का अभी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का पेपर हुआ है, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ जाएगा। खासकर मेरे को जो बेस्ट आंसर क्वेश्चन लग रहा है, एक उन्होंने माध्यमिक मान निकालने का बताया हुआ है कि किस तरीके से उसको निकालना है, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर में। वो क्वेश्चन जो है बीएड सेकंड ईयर के सेकंड सब्जेक्ट का है, जो कि सब्जेक्ट आपका बीडी 202 है, ठीक है, अधिगम के लिए आकलन। उसमें स्टैटिक के क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चन गारंटी आपके बनने वाले हैं, तो स्टैटिक को पढ़ लीजिएगा। इसमें कह सकते हैं माध्यमिक मान, ठीक है, और आपका जैसे मीन, मीडियन, मोड जो है, ठीक है, उस चीज की बात करता हूँ, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और वो क्वेश्चन जो है बीएड फर्स्ट ईयर में आप उन्होंने इस साल डाल दिया, हो सकता है वही सेम क्वेश्चन आपके में पूछ लिया जाए, तो देख लीजिएगा एक बार जरूर क्वेश्चन को। 78 में बात करिए, गांधी जी की शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारे के सारे ही आपके गांधी जी के तात्कालिक उद्देश्य लग रहे हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक का उद्देश्य और मुक्ति का उद्देश्य, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 78 के बाद 79 की बात करते हैं। इसमें बात करिए शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? तो कैसा होता है नवीनतम रूप? लोकतांत्रिक होता है, ठीक है, या फिर इसमें मेरे को लग रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप जो है वो आपका लोकतांत्रिक, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं। 80 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं है? तो देखिएगा, देखिए, टीचर की जात के बारे में कोई मतलब नहीं है, उसकी योग्यता को देखोगे आप, उसके व्यवहार को देखोगे आप, उसका जीवन दर्शन देखोगे, ठीक है, यानी तो ऑप्शन डी जो है, ए जो है वो नहीं होगा, यानी कि शिक्षक की जाति, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से उससे क्या मतलब है आपको, ठीक है। टीचर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? टीचर के अंदर पढ़ाने की क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। 81 की बात करते हैं। जॉन डीवी के अनुसार रुचि के कितने प्रकार है? ध्यान रखिए, जॉन डीवी के अनुसार रुचि के 4 प्रकार हैं, ठीक है। 4 और 3 में थोड़ा सा डाउट है, तो इसमें लेकिन जाएंगे किस पे? हम 4 पे। 82 की बात करते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम जो है वो पुस्तक केंद्रित, ए करेक्ट हो जाएगा। 83 की बात करते हैं। किसने कहा विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता देना शिक्षा के अनेक कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो यह जो है मैं बात करूंगा तो महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जी ने। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट मैं इसमें स्वामी विवेकानंद जी पे जाऊंगा। 84 की बात करते हैं। मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रैक्टिस के लेखक कौन है? तो आपके एडम्स हैं, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए, जो बुक्स वाले क्वेश्चन है ना, मैं सभी से कहूंगा इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में मिल जाए। 85 की बात करते हैं। भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाएं किस भाषा से उपजी है? तो ये तो सभी को मालूम चाहिए। देखिए, सारी भाषाएं जो है वो संस्कृत से आई हैं। किस तरीके से इनका परिवर्तन हुआ? सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवहट आई, और उसके बाद में फिर आपकी आगे कौन सी? हिंदी। हिंदी और फिर आधुनिक हिंदी, और आधुनिक हिंदी के बाद में आज के टाइम पे इंग्लिश भी चल रही है, जो आपकी व्हाट्सएप लैंग्वेज चल रही है, ठीक है। 86 की बात करते हैं। तो हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? तो कायदे में इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपके बीएड फर्स्ट ईयर की एक्चुअली में है, ठीक है। अब हो सकता है आने वाले
एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन डाल दिया जाए कि जो हिंदी है वो कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, ठीक है, या और भी दो अनुच्छेद से 2-3 क्वेश्चन डाल दिए ये लोग, तो उस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। तो 86 का ये ऑप्शन हो जाएगा। 87 की बात करते हैं, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। तो मूल्यांकन जो है आपका रियलिटी होनी चाहिए, बच्चे की जो क्वालिटी है या जो भी चीजें हैं वो साफ साफ बतानी चाहिए, आप इस पर प्रोग्रेस करो। तो बिल्कुल रियलिटी यानी कि यथार्थ होना चाहिए। 88 भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है। तो भाषा का विकास जो है अनुकरण, अभिप्रेरणा, अनुबंधता तीनों पर निर्भर करता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। पराविज्ञा का अर्थ होता है, तो पराविज्ञा का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान का परलौकिक ज्ञान या स्पिरिचुअल नॉलेज। 90 की बात करते हैं, प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम था। तो प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम जो है वो संस्कृत था, ठीक है। बौद्ध काल की बात कर लेते हो, ध्यान रखिए बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली था, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। और बौद्ध की जो पवित्र ग्रंथ जो है त्रिपिटक, वो भी कौन सी भाषा में लिखी है, पाली भाषा में लिखी गई है। 91 की बात करते हैं, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को ए तथा बी श्रेणी में किसने विभक्त किया, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा आयोग, मैं तो ऑप्शन ए पे जाऊंगा। बाकी ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं भी हो सकता, बट बेस्ट दोनों में से जो अगर बात करता हूँ तो ऑप्शन ए को ले लेते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें बात करी गई है हर्टांग समिति ने प्राथमिक स्तर पर किस समस्या की ओर ध्यान दिया। तो देखिए इसमें जो है आपका अवयव और अवरोध भी हो सकता है, यानी कि डी ऑप्शन भी हो सकता है, और रूढ़िवादिता भी हो सकता है। राइट क्या होगा वो आप लोग बताइएगा, बट जो अगर दोनों पे जाना चाहें तो इसमें मैं जो अगर जाता हूं तो वह आपका रूढ़िवादिता पे जाऊंगा, यानी कि ए ऑप्शन होगा, ठीक है। 93 की बात करता हूँ, 93 में कहा गया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम बना। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम जो है वो कब बना, तो ये आपका बिल्कुल 1993 में बना, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आपका प्राथमिक शिक्षा के लिए है, और बाद में इसमें उच्च शिक्षा या सेकेंडरी जो है उसको भी जोड़ दिया गया था। सबसे पहले लेकिन स्टार्ट जो हुआ था वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा के लिए हुआ था, यानी प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट 95 राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1989 में हुई थी, 1989 में। अब इस सन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और रख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो आपकी दूसरी भाषा सम्मिलित हुई है, यानी कि उर्दू, उत्तर प्रदेश की दो भाषाएं, एक हिंदी है और दूसरी उर्दू है, उर्दू भी 1989 में ही आई थी। तो यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जिसको नेशनल ओपन स्कूल भी बोलते हैं, तो ये आपको 1989 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा भी आपकी 1989 में ही आई है या जोड़ी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एकात्मक और आवासीय दोनों होते हैं, यानी कि एकात्मक भी है और आवासीय भी है, तो ये आपका अलीगढ़ आपका विश्वविद्यालय है, यानी कि ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसकी बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। 96 के अंदर 97 प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजना तैयार करना किसका कार्य है, ठीक है। तो केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल का या अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का, ए और बी दोनों। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ साथ 99 और आज का सेकंड लास्ट 98 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जो है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि ऑप्शन ए। और ध्यान रखिएगा ये जो बीएड का री एग्जाम था बीएड सेकंड ईयर का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो जिसने प्रीवियस ईयर देख लिया होंगे, री एग्जाम के देख लिया होंगे, तो उसको मजा आ गया होगा। कोठारी कमीशन ने शिक्षा का बजट का कितने प्रतिशत व्यय किया, कितने प्रतिशत किया, यानी कि 6% किया, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन राइट है। 100 और आज का अंतिम प्रश्न, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव था कोठारी कमीशन का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए सी और डी तो हो नहीं सकते, बचता है ए और बी। तो राइट या बेस्ट ऑप्शन जो है वो आप ले सकते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें, जितने भी आपके बीएड सेकंड ईयर के कैंडिडेट हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और एंड तक बने रहिए, तो कुछ पॉइंट्स का खासकर ध्यान रखिए। देखिए जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं उन सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपके आने वाले एग्जाम्स में रिपीट हो जाएंगे। सेकंड, बीएड फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम्स हो रहे हैं अभी, उन क्वेश्चंस को भी देखते रहिए, वहां से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। और खासकर जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप अभी एग्जाम हुआ है 18 को, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो बीएड सेकेंड ईयर का आपका एग्जाम होना है अधिगम के लिए आकलन,
इसमें ध्यान रखिएगा आपके स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बीएड फर्स्ट ईयर में उन लोगों ने इस साल क्वेश्चन पूछ लिया, बट जबकि वो आउट ऑफ सिलेबस पूरा पहुंच गया उनका, क्योंकि ये सारी चीजें सेकंड ईयर में है। ठीक है, तो ये लोग ऊपर नीचे सारी चीजें करती रहती हैं, बाकी यूनिवर्सिटी का कुछ कंफर्म रहता नहीं कब कहाँ क्या होगा। तो ये कुछ चीजें जिनको आराम से ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन जो अभी हो रहे हैं, या अभी तो एक ही पेपर हुआ, बाकी जो होंगे उनको भी देखते चलिएगा, वहां से क्वेश्चन जरूर रिपीटेड होते हैं। ठीक है, खासकर जो कि आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, दूसरा आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं, सेकंड ईयर में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या कोई सजेशन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आप सभी को मालूम है आपकी सेकंड ईयर की क्लासेस जो हैं वो ही पड़ी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी एक दो क्लास में आपको और अवेलेबल यहाँ पे करवाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, उनको आराम से देख के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में फंसने के काफी चांसेस रहते हैं। ओके, मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।